वर्तते अर्थभावेन तत्क्रिया जगतोऽयिता। मुझे पता है हम सब यहाँ पर अपने अपने बच्चों का जो प्रदर्शन है, प्रस्तुति है, वो देखने आए हुए हैं। और कई बार मन में आ रहा होगा कि प्रदर्शन और प्रस्तुति के बीच में ये भाषण कहाँ से आ गया। लेकिन ये ऐसा मौका है कि सबको एक साथ बैठ करके कुछ बातों पर विचार करना जरूरी होता है। और वो बातें केवल अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बारे में हमें कैसे उसके डेवलपमेंट की चिंता करना है, उसके लिए हम सब अभिभावकों का उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पर माताएं ज़्यादा हैं, मैं देख रहा हूँ मातृशक्ति ज़्यादा आई हुई है। तो हम सब माताएं जानती हैं, हम सब माता पिता अपने अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। जैसा कि बहुत सारी बातें संचालक अर्पित जी वात्रे ने की, तो हमारी वही धारणा है कि हम कैसे अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहें। अब सर्वांगीण विकास की जब बात आती है तो कई सारी बातें हैं कि सर्वांगीण विकास होता क्या है। उन्होंने बताया, पंचकोशात्मक विकास की भी बात की, अन्य अन्य प्रकार की भी बात की। मैं उसको और थोड़ा सा छोटा छोटा करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम माता पिता के नाते क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास को समझ करके उसे आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले सर्वांगीण विकास और समग्र विकास। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो तरह के विकास की बात करती है, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। सर्वांगीण विकास की जब बात होती है तो वो स्वयं के विकास की बात होती है। एक छात्र के नाते, एक व्यक्ति के नाते हमारे किन किन आयामों का, किन किन डायमेंशन का विकास होना चाहिए, वो सर्वांगीण विकास का कॉन्सेप्ट है। और समग्र विकास की केवल हमारा विकास नहीं, हमारे विकास के साथ साथ हमारे आसपास की चीजों का भी विकास कैसे हो सके। एक व्यक्ति के नाते मेरा विकास, मेरे विकास के नाते मेरे परिवार का विकास, परिवार के साथ साथ मेरे गांव का विकास, नगर का विकास, देश का विकास, हर चीज के विकास की जब बात होती है तो वो चिंतन के साथ जब बात आगे बढ़ती है तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम अभिभावक के नाते अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास तो चाहे ही, लेकिन सर्वांगीण के साथ साथ उसके समग्र विकास के लिए भी चिंता करें, उसके अंदर कुछ प्रकार की भावनाएं जागृत हो कि अपने साथ सबको लेकर के आगे बढ़ सके। होली फेस स्कूल बहुत अच्छी भूमिका इस विषय में निभा रहा है। जैसे 5 प्रकार के विकास की बात की पंचकोश में, सबसे पहला था उसमें अन्नमय। जैसे जो कोश शब्द है ये उपनिषद में नहीं है, वहां पर जब बात आती है तो वहां पर अन्न रसमय आत्मा ऐसा शब्द है। बाद में शंकराचार्य ने उसको कोश कहा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इसका उल्लेख किया है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में भी बात आई है कि हम अपने भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पंचकोशात्मक विकास के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाए। अब तो पहला कोश उसमें है, वो जैसा मैंने नाम नहीं लिया उसका, अन्न रसमय। अब अन्न रसमय का मतलब है, अन्नमय कोश का मतलब है अन्न से शुरू होती है वो चीज कि इसमें माताओं की बड़ी अच्छी भूमिका है कि हम अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं, अन्न कैसा। अब देखिए आयुर्वेद कहता है कि जो 7 धातुएं हैं, शरीर कैसे बनता है, कहता अन्न से बनता है रस, रस से बनता है रक्त खून, रक्त से बनता है मांस, मांस से बनता है मेद, मेद से बनती है अस्थि हड्डियां, उससे बनती है मज्जा, और मज्जा से बनता है ओज या वीर्य, जिससे कि फिर किसी अन्य शरीर का निर्माण हो सके। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे से बनती हैं। अब आप सोचिए कि यदि हमारा बच्चा जो उसके पूरे शरीर का डेवलपमेंट है वो जिस अन्न पर निर्भर है, वो अन्न यदि पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चिप्स होगा तो उसका कैसा विकास होगा, कैसा शरीर बनेगा, क्योंकि उसको उस क्रम से हमें डेवलप करना है। और सबसे बड़ी भूमिका इसमें मां की है कि क्या खिलाना। तो अन्न रसमय आत्मा, अन्नमय कोश का विकास, तो अन्न से शरीर बनता है और उस शारीरिक विकास के लिए विद्यालय बाकी गतिविधियां कराएगा, विद्यालय खेल करा देगा, विद्यालय उसको शारीरिक श्रम कराएगा, लेकिन अन्न की चिंता आपको करें। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आता है प्राणमय विकास, प्राणिक विकास। आप कहोगे प्राण क्या है?
तो हमारे शास्त्रों में आप सबके घर में पूजा होती होगी, तो पूजा करते समय जो पंडित जी आते होंगे वो ऐसे 5 बार जल चढ़वाते होंगे। कई बार जब आप बैठते हो तो प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ऐसा करके 5 बार जल चढ़वा लेते हैं। वो क्या है प्राण और कैसे हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। प्राण शब्द का अर्थ होता है वायु। ये जो पूरा शरीर है, इस शरीर में जब तक वो प्राण नहीं होगा, अर्थात वो वायु का संचार नहीं होगा, जब तक इस शरीर का संचालन नहीं हो सकता। इस शरीर से यदि वायु निकल गई तो कहते हैं प्राण निकल गए। अब प्राण क्या, देखिए मैंने 5 प्रकार के प्राण, प्राण, ज्ञान, उदान, समान और अपान। अब ये जो 5 प्राण है, पहला मैंने बोला प्राण, ये क्या है, तो जो सांस हम लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेना और छोड़ना, ये वाली जो वायु है इसको प्राण कहते हैं। इसलिए आप सब लोगों ने योग एवं प्राणायाम की बात सुनी होगी। प्राणायाम का मतलब होता है उसी प्राण के आयाम, सांस को लेना और छोड़ना, वो कपालभाति हो, भस्त्रिका हो या अन्य कोई सा हो, तो वो बच्चे के अंदर सांस को लेकर के क्षमता बढ़े, प्राण। ज्ञान जो होता है, एक तो ज्ञान वो जो है वो हमारे नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो वायु जो ब्लड को जहाँ से वो बन रहा है वहां से पूरे शरीर में पहुंचा रही है, वो ज्ञान है। उदान, उदान वो वायु है जो हमारे हवा लगेगी, वो जो हवा है वो उदान वायु है। उदान वायु का जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा, आपके बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल, उसका बोलना, उसकी वाक शक्ति उतनी अच्छी होगी। उदान वायु। समान, समान वायु वो है जो हमारे हृदय से लेकर के नाभि तक, अर्थात पाचन शक्ति को कंट्रोल करती है। अपान वायु वो है जो नाभि से लेकर के शरीर में जो बुरी वायु इकट्ठी हुई है, वो अपान वायु है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार के प्राण है, तो वो प्राणी के विकास की चिंता भी हमें कर रहा है। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है मानसिक विकास। मानसिक मतलब दिमाग नहीं, या मानसिक विकास का मतलब सीधा सीधा मन से है। और मन की जब बात आती है तो मन 2 प्रकार का है। मन के 2 प्रकार के काम है, मन की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक भावना शक्ति है, एक विचार शक्ति। ये जो एज है बच्चों की, मान लीजिए कि बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं, इस बाल्यावस्था में बच्चों की के मन की भावना शक्ति जागृत होती है, उसमें तरह तरह के इमोशंस जागृत होते हैं, नई नई चीजें वो सोचने लगता है, वो प्रेम को, क्रोध को, इन सारी चीजों को महसूस करने लगता है। तो जिसको हम कहते हैं संवेगों का विकास, वो भावना शक्ति का विकास, उसके भावों को एक नियंत्रित वे में रखना, वो इस अवस्था में आवश्यक होता है। वो संगीत की उसमें बड़ी अच्छी भूमिका होती है जो विद्यालय का उसमें रोल है। दूसरे मन की शक्ति है विचार शक्ति। मन का काम ही हमारे यहाँ बताया गया है, मन के 2 काम, संकल्पात्मकम विकल्पात्मकम मनः। मन का काम ये करूं या न करूं, सोचते रहना। कई बार मन में आता है यार ये काम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, मतलब संकल्प और विकल्प में फंसा रहता है मन। तो विचार शक्ति ये उस एज में आती है, और ये आते आते किशोरावस्था हो जाती है बच्चे की। किशोरावस्था में विचार शक्ति डेवलप होती है। विचार शक्ति के साथ साथ जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसका जो 4था प्रकार का विकास है, जिसको कहा है विज्ञानमय कोश का विकास, वो विज्ञानमय कोश आता है। और विज्ञानमय कोश के विकास की जब बात होती है तो देखिए, विज्ञान शब्द को हम लोग क्या समझते हैं? विज्ञान शब्द से हम लोग समझते हैं कि मटेरियलिस्टिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सारी जो चीज़ें हैं भौतिक विज्ञान है। लेकिन विज्ञान 2 प्रकार का है, एक भौतिक और एक सूक्ष्म। तो यह सूक्ष्म विज्ञान की बात है जो आपकी बुद्धि और मन से कंट्रोल होता है। तो विज्ञानमय कोश का विकास अर्थात आपका बौद्धिक विकास, आपकी बुद्धि का विकास, जितना ज़्यादा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो पा रहा है, वो विकास विज्ञानमय कोश का विकास है। विज्ञानमय कोश के बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगला आता है अंतिम जो स्तर है विकास का, वो है
आनंदमय कोश या आध्यात्मिक विकास की बात है। आनंदमय कोश का जो विकास है या आध्यात्मिक विकास जो है वो व्यक्ति को स्वयं को पहचानने के लिए काम करता है। अब स्वयं को पहचानने की बात किया, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हो सकता है थोड़ा आपको वो लग रहा हो, बोर लग रहा हो, लेकिन बात बड़े काम की है और इस बात को आप समझोगे तो भारत की शिक्षा व्यवस्था को समझ पाओगे और अपने घर के अंदर होने वाली छोटी छोटी चीजों का कैसे हमारे बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है ये समझ पाओगे। एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है भारत का। भारत का नाम ही है भारत और भा अर्थात ज्ञान, भा अर्थात प्रकाश, भा अर्थात आभा, भा अर्थात कांति, भा अर्थात दीप्ति। तो उस ज्ञान के प्रकाश में रत रहने वाला जो देश है वो भारत है। अब भारत का मतलब ही जैसा मैंने कहा ज्ञान में रत रहने वाला, तो हमारा पूरा देश ज्ञान में लगा हुआ है। हमारा पूरा शास्त्र, हमारा पूरा धर्म, हमारी पूरी संस्कृति का चिंतन जो है वो ज्ञान से लेकर के है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। और 4 आश्रमों की बात अर्पित जी ने की थी यहाँ पर, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसमें जो पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। अब ये जो ब्रह्मचर्य शब्द है इसको बड़ा गलत समझ लिया लोगों ने। देखिए इस शब्द से ही क्लियर होता है कि ब्रह्म की चर्या अर्थात ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए वैसी चर्या करना, वैसा आचरण करना ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्म मतलब क्या है? तो हमारे शास्त्रों में वेदांत शास्त्र कहता है कि ब्रह्म का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज भी नहीं, नॉलेज तो अंग्रेजी में जाएगा तो छोटा शब्द हो जाएगा। ज्ञान एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसे ज्ञान की चर्या, तो ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब ये पूरी अवस्था 25 वर्ष तक की किसको समर्पित है? ब्रह्म को अर्थात ज्ञान को समर्पित है। इसलिए उस आश्रम में बच्चे को, व्यक्ति को केवल और केवल ज्ञान की उपासना करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। वो ज्ञान है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द जहाँ जहाँ आया है वो सब ज्ञान के अर्थ में आया है। हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्त, ये तो विद्या वो है जो मुक्ति दिलाती है। किससे मुक्ति दिलाती है? तो कहते हैं अज्ञान से मुक्ति दिलाती है, अर्थात ज्ञान को दिलाती है, ज्ञान प्राप्त कराती है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। अभी जो 5 कोश की बात है, कोश शब्द है ना, ये कोश एक एक कोश हटता जाएगा, एक एक आवरण हटता जाएगा, तो अंत में आनंदमय कोश हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो व्यक्तित्व है, ये जो आत्म तत्व है, ये जो ज्ञान है, ये इन 5 कोशों में ढका हुआ है। पहला कोश शरीर है, दूसरा कोश प्राण है, तीसरा कोश मन है, चौथा आवरण बुद्धि है। जब इन चारों को हम पार कर जाएंगे तब अंत में हम ब्रह्म या ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जो आनंदमय कोश के नाम से जो आनंद प्राप्त होगा कोई सच्चिदानंद है। तो ये सर्वांगीण विकास की बात है किसी एक व्यक्ति को लेकर, और ये इस दिशा में स्कूल का, विद्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये जो गतिविधियां यहाँ बच्चे कर रहे हैं, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसको लेकर के भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले ऐसे कहते थे कि ये पाठ्येतर गतिविधियां है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। फिर बाद में धीरे धीरे हो गई कि नहीं ये को करिकुलर एक्टिविटीज है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये साथ में चलने वाली पाठ्य सहगामी गतिविधि है। लेकिन आजकल इसको कहेंगे करिकुलर एक्टिविटीज है, ये पाठ्यक्रम की गतिविधियां है। शिक्षण का मतलब, शिक्षा का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल क्लासरूम में किताब लेकर के बैठ जाना। ये बहुत बड़ा अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ षड्यंत्र किया है, जिसके कारण हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो गई। और 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो घोषणा पत्र दिया, आप जानते हो घोषणा पत्र क्यों दिया, क्यों उसको आना पड़ा? एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छा आप धर्मपाल का वो पढ़िए, वह लिखा हुआ है। और हम नहीं कहते, तो भारतीय नहीं कहता, अंग्रेजों ने बताया है कि लॉर्ड मैकाले के भारत आने से पहले भारत में केवल बंगाल रीजन जो है उसमें 5 लाख विद्यालय थे, 5 लाख स्कूल थे। और वो 5 लाख स्कूल ऐसे थे जिसमें कोई फीस नहीं लगती थी। उस स्कूल को खोलने के लिए किसी सरकार से मान्यता नहीं लेना पड़ती थी। उस स्कूल को समाज चलाता था। जैसा अभी आप इन्होंने कहा था ना कि आपका स्कूल है, तो ये समाज आश्रित शिक्षा व्यवस्था थी।
समाज उसकी चिंता करता था, तभी वो आपका स्कूल होता था। तो समाज हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था की चिंता करता था, और वहां पर सारी शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषाओं में होती थी। तो ऐसे जगह पर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब शासन करना था तो हर उसको भारत में शासन करने के लिए ब्रिटेन की संसद से परमिशन लेना पड़ता था, और उस परमिशन के लिए हर 20 साल में उनको चार्टर इशू होता था। उसमें वहां की संसद ने एक प्रावधान किया कि आपको 1 लाख रुपए हर साल, ये प्रावधान किया उन्होंने 1803 में, कि 1 लाख रुपए हर साल भारतीय शिक्षा पर खर्च करना होगा। अब ये समस्या भारत में हो गई कि भारतीय शिक्षा मतलब क्या, ये जो फ्री में चलने वाले 5 लाख स्कूल है ये भारतीय शिक्षा, ये अंग्रेजी मीडियम से यहाँ पर खोले हुए स्कूल है वो भारतीय शिक्षा जो भारत के लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो 2 धाराएं बढ़ गई और बड़ा विवाद हुआ। हिस्ट्री में इसको प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। और उस विवाद तब और बढ़ गया जब 20 साल बाद फिर जब वो अवसर आया 1830 के बाद 1833 में 23 में, तब वो राशि 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई। और आज का 10 लाख नहीं, अब 1823 का 10 लाख सोचिए, आज के हजारों करोड़ के बराबर वो राशि होगी। तो इतना वो विवाद बढ़ा कि उसको सुलझाने के लिए मैकाले भारत आया, इसलिए मैकाले को भारत भेजा और उसने ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी। उसने ये माना कि नहीं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था मतलब अंग्रेजी माध्यम में दी जाने वाली व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था मतलब अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपने लिए काम करने वाले नौकर तैयार करने की जो शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए यह पैसा उसमें खर्च होगा। और भारत का जो सारा ज्ञान है, वेद पुराण उपनिषद, ये सारा ज्ञान ब्रिटेन के किसी एक प्राइमरी स्कूल में किसी कमरे में एक अलमारी की एक शेल्फ में रखी हुई कुछ किताबों में भी ज्यादा ज्ञान है, उतना भारत के शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। ऐसी मैकाले ने व्याख्या की। और हम उसका बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि आज जितने लोग पढ़ते हैं, हर बच्चा, किसी से पूछो क्या बनोगे, कोई कहेगा इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा, मतलब हर कोई नौकरी करना चाहेगा। ऐसे बच्चे तैयार कब होंगे जो नौकरी ना करना चाहे, वो क्या करना चाहेंगे, ज्यादातर बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो नौकरी करने वाले लोगों को तैयार करता है, वो नौकर तैयार करता है। और नौकर, वो भावना इसलिए नौकर तैयार होने की है क्योंकि अंग्रेजों को तो नौकरी चाहिए था, उनको तो यहाँ पर ऐसे लोग चाहिए थे जो वो बोले वो माने, जहाँ भेजे वहाँ जाए, लिखने पढ़ने का काम देते, बैठे बैठे लिखते पढ़ते रहे। तो टेबल वर्क करने की इच्छा हो गई। इसलिए हमारे गाँवों में कहावत है कि थोड़ा पढ़ा हल से गया, ज्यादा पढ़ा घर से गया, वो कहावत इसलिए। तो ये जो नौकर बनने वाली शिक्षा पद्धति है, इस शिक्षा पद्धति से हट करके मालिक बनने वाली शिक्षा पद्धति, वो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति है। इसलिए अपने बच्चे को केवल नौकरी के लिए तैयार न करें, कौशल भी तैयार करें, उसके अंदर कोई ना कोई कौशल होना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी में पूरी 20 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, कई जगह इंटरव्यू में बहुत जगह जाते हैं, पूछो कि भाई आपको क्या आता है, तो जो कैंडिडेट आता है वो कहता है सर मैंने बीएससी किया है। मैं बीएससी किया है लेकिन आता क्या है, मैं बीएससी किया है ना, मैंने फर्स्ट क्लास किया है, मतलब आता कुछ नहीं है, लेकिन मार्कशीट का कागज का टुकड़ा उसके पास पूरा है। तो उस कागज के टुकड़े के पीछे, उस नंबर की दौड़ के पीछे हम न पढ़े, बल्कि नॉलेज के पीछे, ज्ञान के पीछे हम पढ़े। और भारत का जो ज्ञान है, भारतीय शास्त्रों में जो ज्ञान है, भारत की जो ज्ञान पद्धति है, वो जानना है तो वो भारतीय भाषा में ही संभव है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ये भी कहते हैं, बड़े बड़े दुनिया के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 5 साल तक की अवस्था में बालक का 85% कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो वही बात हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ चाणक्य ने कहा कि लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत प्राप्तिं षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं समाचरेत्, कि 5 साल तक के बच्चे का केवल लालन करो, उसको कोई डांटना नहीं है, हाथ तो उठाना ही नहीं है। 5 साल तक की आयु में बच्चे का क्या करना है, केवल और केवल उससे स्नेह करना है, प्रेम करना है, लालन करना है। और जब 5 से आगे बढ़ रहा है, 6 से 16 के बीच में ताड़न करना है। ताड़न का मतलब यहाँ मारना नहीं है,
ताड़न का मतलब उसको अनुशासन सिखाना है, उसका स्वभाव विकसित करना है, उसमें संस्कार डेवलप करना है। वो कहता है कि नहीं मैं तो करेला नहीं खाऊंगा, तो नहीं करेला भी खाना उसको सिखाना है, नहीं बेटा करेला भी खाना है, तो उसको जीवन में ढालना। ये 16 साल की अवस्था तक तो लागयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत, वो गया ना 5 और ये 15, तो प्राप्त तो षोडशे वर्षे, और जब 16 साल का होता है तो पुत्रम मित्रम समाचरे, अपने पुत्र को अपने मित्र की तरह, दोस्त की तरह आप उसको हैंडल करिए। हाथ उठाना, मारना, ये जो पहले स्कूल में कहावतें बन गई थी कि छड़ी पड़े छम छम विद्या घम घम, ये सब गलत कहावत है। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति लाए, उनके लिए तो भारतीय गुलामों के बच्चे थे जो उनके स्कूलों में पढ़ते थे, और गुलामों के बच्चे यदि शोर करेंगे तो उनको ठीक करने के लिए वो मारते थे। वो मारने वाली परंपरा हमारे इंडिया की पीढ़ी चलती गई, और ये दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद भी वही शिक्षा पद्धति चलती गई, जिसको बदलने का पहला प्रयास 2020 के बाद आरंभ हुआ। उससे पहले तक वही एजुकेशन सिस्टम चला, हमारे पूर्वज भी उसी सिस्टम में पढ़े और मारने को अच्छा समझने लगे, तो गुलामों को मार के ठोक के ठीक किया जाता है। तो इसलिए एक बार आपने मारा, एक बार आपने डांटा, तो उसके सोचने का, विचारने का, आगे बढ़ने का मन ही बंद हो जाएगा, उसकी बार रास्ता रुक जाएगा, उसको अवरोध लग जाएगा। इसलिए लालन से, ताड़न से अपने बच्चे के विकास की चिंता हमें करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि नौकर न बनाए, कौशल सिखाए, श्रम के प्रति सम्मान करना सिखाए, बच्चों को काम करना सिखाएं। बच्चों को भी काम करना नहीं सिखाते, लड़की है तो कहेंगे अरे ससुराल जाएगी तब करेगी, अभी इसको क्यों काम करवाना। भाई काम करना कोई छोटी चीज थोड़ी है, काम करना भी सीखना है। जब वो कोई काम करेगा, वो बाजार जाएगा, सब्जी लेकर के बच्चा आएगा तो उसको पता चलेगा कितने प्रकार की सब्जी होती है, मोल भाव कैसे करना। नहीं, माता पिता भी जो काम करते हैं उसका सम्मान है, तो श्रम के प्रति सम्मान का भाव बच्चों में लाना, वो माता पिता की एक बड़ी भूमिका उसमें हो सकती है। और अंत में सबको प्रस्तुतियों का इंतजार है, फिर भी मैंने अपनी बात कही, लेकिन अंत में 5 चीजें हैं। एक श्लोक है, 2 श्लोक पढ़ने में ये भूल जाइए कि बच्चा पूरा स्कूल में सीखेगा। हमने कहा है कि आचार्य पादमाधत्ते, शिष्य पादम समेधया, पादम स ब्रह्मचारिभ्यः, पादम कालक्रमेण च। 4 जगह से बच्चा सीखता है। पहला सीखता है आचार्य से अर्थात शिक्षक से, दूसरा सीखता है स्वमेधया, स्वयं की बुद्धि से। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए वो उतना सीखता है। तीसरा सीखता है सब्रह्मचारिभ्य, अपने दोस्तों से, संगति से, इस तरह के लोगों के बीच में वो रहता है। और चौथा सीखता है पादम काल क्रमेण च, समय उसको सिखा देता है धीरे धीरे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो बात है, एक्सपीरियंस या समय के साथ वो सीखता है। इसलिए हम अपने बच्चे के विकास के लिए हमेशा अपनी भूमिका, विद्यालय की भूमिका के साथ साथ अभिभावक अपनी भूमिका भी पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाएं। इसी आग्रह के साथ, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।